हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 मतलब मेंस्ट्रुएशन दो पार्ट्स में होता है 2D और 3D। 2D क्षेत्र मिति और 3D आयतन वॉल्यूम। ठीक है, तो क्षेत्र मिति मतलब एरिया वाले चैप्टर में हम लोग ने 2D में भी जो त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त और पॉलीगन ये सारे टर्म्स होते हैं, तो उसमें त्रिभुज हम लोग कर रहे थे। मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 में भी त्रिभुज कर रहे थे। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने सारी थ्योरी आपको कराई थी और क्वेश्चंस भी उसी पैटर्न पे स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, चलिए आज भी उसी पैटर्न पे ट्राइंगल में ही, त्रिभुज में ही उसी के आगे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जितना मैं आपको करा रहा हूं इसके बाहर किसी भी एग्जाम में कहीं कुछ नहीं जा रहा, सारे क्वेश्चंस इसी के उधर रहे, आगे पीछे ही रहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ वैसे ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इसके सारे, मैं जो थ्योरी में मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में कराया था, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए उसका, हर एक पेज का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती है मैंने यहां मेंशन की थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिभुज से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने एक ही पेज में मेंशन की हुई है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे तीन तीन होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के मैंने 5 फॉर्मूले बताए थे। लंब गुणे आधार बटे 2, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज के लिए था, ये समबाहु त्रिभुज के लिए था। और तीसरा था हीरोइंस फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला, किसी कैसा भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु, अधिक कोण, न्यून कोण, सबके लिए √SS - S - B - C, ठीक है, होता था। चौथा फॉर्मूला मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी जाए, उनके बीच का कोण दिया जाए तो कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। दोनों भुजाओं का गुणनफल इनटू उनके बीच का कोण साइन के साथ में और हाफ टाइम्स। ठीक है, उसके बाद पांचवा फॉर्मूला भी मैंने कराया था, और पांचवा फॉर्मूला ये था कि जब त्रिभुज की माध्यिकाएं दी जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जब किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दी जाएं तो क्षेत्रफल कैसे निकालते थे। माध्यिकाओं को भुजाएं मान के त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं मानते थे, माध्यिकाएं जो दी जाती थी उसको किसी त्रिभुज की भुजाएं मानकर क्षेत्रफल निकालते थे, और जो क्षेत्रफल आता था उसका 4/3 कर देते थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था रामबाण तरीके से कि किसी कैसा भी त्रिभुज हो, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और समद्विबाहु, समबाहु, कैसा भी त्रिभुज हो, उसमें अंदर, त्रिभुज के अंदर भुजाओं को छूता हुआ वृत्त खींचा जाएगा, तो उसके उस वृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला बताया था R = δ/S, और परिवृत्त मतलब शीर्षों से होता हुआ वृत्त खींचा जाएगा तो उसकी रेडियस के लिए, उसकी त्रिज्या के लिए कैपिटल R बताया था मैंने। तीनों भुजाओं का गुणनफल ABC/4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, रामबाण फॉर्मूले हैं। ठीक है, अंतर्वर्ती त्रिज्या के लिए समबाहु त्रिभुज में एक स्पेशल फॉर्मूला भी पढ़ा था, और परिवर्ती त्रिज्या के लिए भी समबाहु त्रिभुज में स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था, वो हम लोग देखेंगे अभी, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज ये है। ठीक है, ये देखिए अंतर्वर्ती त्रिज्या के लिए ए क्या है, भुजा को दिखा रहा है, तो भुजा अपॉन 2√3, और परिवर्ती त्रिज्या के लिए भुजा अपॉन √3। परिवर्ती त्रिज्या अंतर्वर्ती त्रिज्या की डबल होती है, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, ये देखिए यही चीज लिखी है, भुजा अपॉन √3 और भुजा अपॉन 2√3। अंतर्वर्ती त्रिज्या छोटी होती है, भुजा अपॉन 2√3 आधी होती है किसकी, परिवर्ती त्रिज्या की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। उसके बाद कोण के मात्रक मैंने बताए थे, और डिग्री और रेडियन होते हैं, और इनको इंटरचेंज करना बताया था। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी समकोण त्रिभुज में, और इनको मैंने रटना बताया था कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, इनको ऐसे ही रटना होता था। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है एग्जैक्ट, उसके सामने की भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और ये समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उसके बाद ये मैंने पॉइंट्स लिखा है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, अपनी लैंग्वेज में हमने लिखा है। देखिए क्या है, जब भी दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया जाए,
जब भी कोई भी दो त्रिभुज दिए जाएंगे उनकी भुजाओं का रेशियो दिया जाएगा, ठीक है, और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए, भुजाओं का अनुपात देगा, दो त्रिभुज देंगे उनकी भुजाओं का अनुपात देगा और उनसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ये चेक करेंगे दिया क्या गया है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है। तो भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो भुजाएं तो होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसी में होती है भुजाएं। तो और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? वर्ग में होती है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? तो मतलब हमें सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर में जाना है या मीटर से वर्ग मीटर में जाना होगा। तो अनुपात जिस टर्म में दिए हैं वो भुजाओं का रेशियो दिए गए, हमें क्षेत्रफल का चाहिए, तो सिंपल सा जो रेशियो भुजाओं का दिया गया है उसी का वर्ग कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आइयो बहुत इजी होता है, हम लोग बस यूनिट देख के हमें क्या करना है वो हमें पता चल जाता है। जैसे दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, ठीक है, और उनके हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो सिंपल सा क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग कैसे बताएंगे? भुजाओं वाले अनुपात का वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। हम लोग यूनिट देखते हैं, इकाई देखते हैं। यदि क्षेत्रफल का रेशियो दिया जाता और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा होता तो इसी का रिवर्स कर दे रहे होते। क्षेत्रफल की यूनिट होती है वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर में, और हमें भुजाओं की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर में, तो वो लाने के लिए वर्गमूल करना होगा। क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया जाएगा दो त्रिभुजों के, उसका वर्गमूल कर देंगे तो भुजाओं का अनुपात निकल आता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा अब तक। ठीक है, चलिए आते हैं, इसको देखते हैं, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करना है देखिए, इसके पहले हम लोग ने अपनी इसी वीडियो में जहां पे मैंने ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, वहां पे एक लास्ट पॉइंट ये भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी थ्योरम थी, किसी त्रिभुज की दो साइड, जो दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, तीसरी वाली जो भुजा बचती है त्रिभुज की, उसके समानांतर मतलब पैरेलल, और उसकी लंबाई में आधी होती है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है लंबाई में। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था। ये वाला पॉइंट क्या लिखा है? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से पूरा जो बड़ा त्रिभुज है वो छोटे छोटे चार त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। यही यहां पे थ्योरम लिखी, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, कोई त्रिभुज है, उसके मिड पॉइंट, भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से देखिए चार त्रिभुज बनने लगते हैं, 1 2 3 4, ये चार त्रिभुज बन रहे हैं। और प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। और बैक डोर में कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है? दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है, वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो चारों जो त्रिभुज बन रहे हैं, तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से जो चार त्रिभुज बनने लगते हैं, उन चारों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई होती है। चलिए आते हैं, हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट अपना हम लोग ने 6 क्वेश्चन इसके पहले कर लिए थे, 7th क्वेश्चन से मूव ऑन करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। ऐसा लिखा हुआ है, दो त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तथा ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया गया है। हमसे उनके आधार का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और कैसे डील करना है देखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, तो पहले वाले के त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं, इतना करना नहीं होता है। हाफ टाइम्स लंब गुणे आधार होता है फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंब गुणे आधार से। ठीक है, ये सब ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? बहुत सिंपल सा है, ये देखिए इससे कट रहा है। लंब पहले वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई है और दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात यहां रख दीजिए, बटे लगाया तो अनुपात, तो ये 3:4 ये रख दीजिए। पहले वाले की ऊंचाई बटे दूसरे वाले की ऊंचाई, तो 3:4 यहां से डेटा उठा के रख दीजिए, तो 3/4 रख दिया। ठीक है, और इनके आधार के हमसे पूछ ही रहा था, बेस पहले वाले का और दूसरे वाले का, इनका रेशियो ही पूछ ही रहा था, और ये क्वेश्चन में दिया था इनके 4/3 है। तो बस सिंपल सा b1/b2 आधार का अनुपात निकालने को कह रहा था। तो बस ये इनको इधर भेज दीजिए, 4 को यहां भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो फाइनली b1/b2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 4 चौको 16/3। आप आराम से देख लीजिए,
b1/b2 की वैल्यू हो जाएगी आधार का अनुपात हो जाएगा 16:3। ठीक है, सॉरी 9 आ जाएगा ना यहाँ पे, 3×3=9, तो 16:9 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 16:9 डी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान चीजें होती हैं, सिंपल सा हाफ से हाफ डिवाइड किया, ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया था और क्षेत्रफलों का अनुपात इधर दिया गया था, इसको मूव ऑन किया इधर, b1/b2 बेस का मतलब आधार की लंबाइयों का अनुपात निकल आया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है, सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम मतलब ये एग्जाम में आए हुए ही सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a दिया गया है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला आपको लर्न कराया था √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और ऊंचाई b दी गई है। ऊंचाई के लिए भी फॉर्मूला आपको लर्न करने को बताया गया था √3/2 इंटू भुजा साइड। ठीक है, तो जो वैल्यूज हैं उनको रख देते हैं। क्या है देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला a दिया गया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और ऊंचाई b दी गई थी, तो b ऊंचाई दी गई थी और ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस हमसे वैल्यू पूछ रहा था b² a की, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो b² a, तो b² निकाल लेते हैं। b² a की वैल्यू पूछ रहा था, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो b² मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। ठीक है, /4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यहां ये हो गया b²। अब बटे a के लिए यही वैल्यू रख देंगे, √3/2 इंटू सॉरी a के लिए √3/4 है इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब आप चेक करिए, 4 से 4 कट जाएगा, सिंपल। ठीक है, और भुजा के स्क्वायर से भुजा का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/√3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/√3 मतलब √3। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा √3, सी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्या करना था, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था। जिनको इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला और ऊंचाई का फार्मूला पता था, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे, यहां फार्मूला रखना था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आपने क्वेश्चन देखा मैंने कैसे डील किया, कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, √3/2 इंटू भुजा होती है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। हम लोग ने जितने कम से कम फॉर्मूले हमें जरूरत है उतने ही हम लोग लर्न करेंगे, डायरेक्ट और कोई ज्यादा फॉर्मूले लर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊंचाई के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है, ऊंचाई के लिए होता है √3/2 इंटू भुजा, ये हमें फॉर्मूला पता होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए। और ये क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, भुजा निकाल लेते हैं यहां से, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है क्षेत्रफल के लिए होता है फॉर्मूला √3/4, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग सिंपल सा भुजा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी भुजा की वैल्यू निकाल लें तो भुजा की वैल्यू आ जाएगी, 2 उधर जाएगा तो 30/√3 आ जाएगी, ये 2 उधर जाएगा, √3 नीचे आएगा तो 30/√3, ये आ गई भुजा। तो यहां उठा के रख देते हैं, यहां उठा के रखेंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, हमसे क्षेत्रफल पूछा गया था क्वेश्चन में, तो हम क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे, √3 यहां पे हम लोग वैल्यू रखेंगे √3/4 और भुजा का स्क्वायर मतलब 30 का वर्ग 900 हो जाएगा अपॉन √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग बची है सिर्फ, 3 से ये काटते हैं 300 टाइम्स और 4 से 300 में डिवाइड करें तो 75√3 आ जाएगा। ये 75 टाइम्स जाएगा 75√3, ये √3 रह गया है, तो 75√3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 75√3 ये वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे करना था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको इसमें भी देखा फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए ऊंचाई के लिए और क्षेत्रफल के लिए, सिंपल सा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी समबाहु त्रिभुज के 4 पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए,
मतलब ये 4 पॉइंट्स ज्योमेट्री में भी हम लोग को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स कौन से होते हैं? परिकेंद्र फर्स्ट होता है, परिकेंद्र। और परिकेंद्र कैसे बनता है मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया है, अभी बताते हैं। परिकेंद्र 4 पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से? परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, ठीक है। दूसरा होता है अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। 4 पॉइंट होते हैं, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, ठीक है। तो परिकेंद्र को बोलते हैं सरकम सेंटर, और अंतःकेंद्र को इन सेंटर, और लंब केंद्र को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, और केंद्रक को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र भी। केंद्रक को गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, सेंट्रॉइड वो से बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? समबाहु, ये चारों पॉइंट तो होते हैं त्रिभुज को, कैसा भी त्रिभुज हो इसके अंदर ये चारों पॉइंट होते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? समबाहु त्रिभुज में ये चारों ही पॉइंट संगामी होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पे होते हैं। परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र के चारों ही बिंदु एक ही बिंदु पे होते हैं। ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होती है समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं क्योंकि इसकी बराबर होती है, ठीक है। अब हम लोग को इसमें देखना क्या है? ये तो यही लिखा हुआ है, एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। तो इससे और इसके आगे मैं आपको बताता हूं परिकेंद्र बनता क्या, अंतःकेंद्र कैसे बनता है, केंद्रक कैसे होता है, लंब केंद्र क्या होता है। तो सिंपल सा मैंने चारों पॉइंट्स को एक एक लाइन में मैंने डिनोट किया है। परिकेंद्र क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं के लंबार्धक, भुजाओं के लंबार्ध, परिकेंद्र मतलब भुजाओं। ये जो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। परिकेंद्र में क्या होगा? ये त्रिभुज है, तो परिकेंद्र में भुजाओं के लंबार्धक, मतलब इस भुजा का लंब और अर्धक किया जाए, इस भुजा का अर्धक किया जाए, इस भुजा का लंबार्धक किया जाए, तो जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसको बोलते हैं परिकेंद्र। भुजाओं के लंबार्धक किए जाते हैं। अंतःकेंद्र में क्या होता है? अंतःकेंद्र में क्या होता है? कोणों के अर्धक किए जाते हैं। अंतःकेंद्र में कोणों के अर्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं, तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको बोलते हैं अंतःकेंद्र। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक माध्यिकाओं के कटान बिंदु को बोलते हैं। माध्यिका मतलब सामने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। इससे इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। तो ये वाला हो जाता है केंद्रक, ठीक है, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र, जहां लंब केंद्र में क्या बोलते हैं? लंब खींचे जाते हैं, ये होता है लंब, 90 डिग्री पे गिराया जाता है। ऐसे ही यहां पे गिराया जाएगा, जहां पे मिलते हैं इसको बोलते हैं लंब केंद्र। 4 बिंदु क्या बताएं? परिकेंद्र, भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं परिकेंद्र। और परिकेंद्र को केंद्र मान के जब वृत्त खींचा जाता है तो बाहर से ऐसा वृत्त जाता है, ठीक है। केंद्र से शीर्ष के तक की दूरी नाप लेते हैं और फिर वृत्त बनाते हैं, तो परिकेंद्र बाहर सर्कम सर्किल बनता है, बाहर वृत्त बनता है। अंतःकेंद्र में केंद्र जो ये पॉइंट मिलता है अंतःकेंद्र वाला, उससे शीर्ष तक की भुजा तक की दूरी मापते हैं और वृत्त खींचते हैं, तो अंदर एक वृत्त भुजाओं को टच करता हुआ जाता है अंतःकेंद्र, वो अंतःकेंद्र और अंतःवृत्त बनता है वो, ठीक है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक बोलते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टी बताई जाती है। केंद्रक जो होता है किसी भी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये वाला पॉइंट 2 होती है और ये वाली 1 होती है, ठीक है। ये हम लोग ज्योमेट्री का पॉइंट्स है। लंब केंद्र क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में जो लंब गिराया जाता है तो उसके कटान बिंदु को लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और ये भी संगामी होते हैं सब कुछ। तो मैंने आपको बताया समबाहु त्रिभुज में ये चारों ही बिंदु एक ही बिंदु पे होते हैं, इतना हम लोग को इसमें पढ़ना था। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग मीटर है, ऐसा लिखा हुआ है। फिर लिखा है तो उस समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई। अब मैंने आपको बताया है लंब समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र, ठीक है, चारों ही बिंदु संगामी होते हैं और एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है, चारों ही बिंदु। तो इसका मतलब है कि जो समबाहु त्रिभुज में हम लोग खींचेंगे माध्यिका, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें हम लोग जो माध्यिका खींचेंगे यही लंब भी होगी, यही माध्यिका का भी काम करेगी, यही लंब भी होगी, ठीक है। और यही कोणार्धक भी होगा, यही कोणों का अर्धक भी होगा। तभी तो परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और जो होते हैं, परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं के लंबार्धक किए जाते हैं। अंतःकेंद्र क्या होता है? कोणों के अर्धक एक ही बिंदु पे मिलते हैं, ठीक है। लंब केंद्र क्या होता है? लंब गिराए जाते हैं। और गुरुत्व केंद्र क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज में सिमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और माध्यिका जो होती है वही
वही लंब भी होती है, माध्यिका ही लंब भी का भी काम करती है, एक ही लाइन होती है। तो समबाहु त्रिभुज में आप याद रखिए जो माध्यिका होती है वही लंब भी होती है, वही कोणार्धक भी होती है, सब कुछ वही होती है। ठीक है, तो हमसे माध्यिका की लंबाई कह रहा है, तो सिंपल सा लंब की लंबाई निकाल लीजिए। माध्यिका जो होती है वही लंब भी होती है, तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई क्या है, तो आप डायरेक्टली लंब की लंबाई निकाल लीजिए, ऊंचाई निकाल लीजिए। और समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का आप फॉर्मूला आपने लर्न किया है, वो फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, यही होता है। तो यहां से ये माध्यिका निकल आएगी। ठीक है, हमें दिया क्या गया था, क्षेत्रफल दिया गया था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ये और ये क्वेश्चन में दिया गया था 9√3। ठीक है, तो अब बस सिंपल से क्या करना है, कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। √3 से √3 कैंसिल आउट करेंगे तो भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। तो यहां से भुजा आ जाएगी 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, तो भुजा 6 आ जाएगी, यहां पे रख देंगे हम लोग। तो माध्यिका मतलब माध्यिका की लंबाई निकल आएगी, या ऊंचाई जो होती है दोनों एक ही होती है, तो वो निकल आएगी। तो अप्लाई कर देते हैं √3/2। जो क्षेत्रफल दिया था उस वहां से भुजा निकाल ली, फॉर्मूला अप्लाई किया, क्षेत्रफल का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो वहां से भुजा निकल आई। और फिर माध्यिका पूछ रहा है तो आपको लंब की लंबाई ही, ऊंचाई ही निकालनी है। तो √3/2 इंटू भुजा 6 निकाली थी, रख देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 3√3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था, माध्यिका की लंबाई यानी कि ऊंचाई ही निकालनी है आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पढ़ लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें समबाहु त्रिभुज क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया गया है। परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 टाइम्स भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 टाइम्स भुजा। ठीक है, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा होगा, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, 3 टाइम्स भुजा। और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है, क्षेत्रफल परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों मैंने फॉर्मूले लिखे हैं अभी। तो सिंपल से अप्लाई करते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे ही करते हैं। परिमाप, तो परिमाप क्या है, 3 टाइम्स भुजा। समबाहु त्रिभुज का ये परिमाप क्या होता है, 3 टाइम्स भुजा। ठीक है, तो 3 टाइम्स भुजा परिमाप, जैसा कह रहा है क्षेत्रफल का √3 गुना, तो क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का √3, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल, और इसका √3 गुना, तो इसी का √3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्विंग बेहद आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप सॉल्व करिए, मैं कर दिखा रहा हूं आपको। ये हो जाएगा √3 इंटू √3, तो ये तो फॉर्मूला लिखा है क्षेत्रफल का, और √3 टाइम्स, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये √3 हो जाएगा, इससे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक भुजा से एक भुजा कैंसिल आउट हो जाएगी, तो भुजा बराबर यहां से आप देखिएगा, भुजा बटे 4 बराबर 1, तो भुजा की वैल्यू क्या आएगी, आप सॉल्विंग करिए तो भुजा की वैल्यू हो जाएगी 4। यहां से साइड पता चल गई 4 है, तो प्रत्येक भुजा ही पूछी गई थी, ये 4 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली आप इसको कर सकते हैं, आप अपने आप से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। और √3 टाइम्स कह रहा था परिमाप, तो 3 टाइम्स भुजा बराबर क्षेत्रफल का √3 टाइम्स, क्षेत्रफल गुणे √3, इसके कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, और ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 4√2 + 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, तो परिमाप होता क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या है, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह रहा है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और समद्विबाहु है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, और ये 90 डिग्री का 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण कहलाती है। ठीक है, और तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, आधार और लंब ही बराबर की जा सकती है, ये तो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, ये थोड़ी बराबर होगी।
तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये वाली साइड और इसके साइड के बराबर हो जाएगी। अब हमसे कह रहा था परिमाप इतना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाली भुजा, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये वाली भुजा जैसे दी गई है x, तो ये भी x हो जाएगी, ठीक है, x। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण हम लोग निकाल लेंगे। कर्ण क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, और उसका वर्गमूल। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो कर्ण निकल आएगा। तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट x इंटू रूट 2 या रूट 2x बोल सकते हैं, रूट 2 इंटू एक्स, ठीक है। लोग इसको डायरेक्टली करते हैं और आप भी ऐसे डायरेक्टली लर्न कीजिए। तो आगे कभी हम वर्ग की भुजा वर्ग होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये x दी जाएंगी और इसका डायरेक्ट विकर्ण पूछा जाएगा, विकर्ण। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखिए ये भी तो समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे x दी गई है तो ये x रूट 2 होता है विकर्ण। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, ये x है ये x है, तो डायरेक्टली आप कर्ण के लिए बता सकते हैं x रूट 2, ठीक है। जितनी ये भुजा दी जाती है उसी का रूट 2 कर देते हैं तो ये कर्ण निकल आएगा। और यहाँ पे वर्ग का विकर्ण कैसे निकल आता है, भुजा इंटू रूट 2, ये भी देखिए वैसे ही है सिमिलर, ठीक है। तो बस सिंपल सा करना क्या था, तो कर्ण इसका रूट 2x हो जाएगा। तो कह रहा था परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे हम लोग। परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग। तो करते हैं x, ये x है ये x है ये x रूट 2 है, तो आप इसको जोड़ें तो हो जाएगा 2x प्लस, मैं परिमाप निकाल रहा हूं 2x प्लस x रूट 2, ये हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन में दिया गया है 4 रूट 2 प्लस 4 के इक्वल है, ये वैल्यू दी गई है 4 रूट 2 प्लस 4 के इक्वल दी गई है, ठीक है। तो हम लोग जो कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं। यहां पे आप देखिए x रूट 2 कॉमन आएगा, तो कॉमन लें, तो x रूट 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। कैलकुलेशन की सॉल्विंग कर रहे हैं सिंपल सी। परिमाप क्या, तीनों भुजाओं का योग, और ये क्वेश्चन में दिया गया था उसके इक्वल कर दिया है। x रूट 2 कॉमन लेंगे तो आप यहां पे x कॉमन आ गया तो भाग करना होता है सिंपल सा। 2x में x रूट 2 का डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, रूट 2 बचेगा, रूट 2 और यहां पे बचेगा 1। और यहां पे हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये अंदर बचेगा रूट 2 प्लस 1, ठीक है। अब इससे पूरे रूट 2 प्लस 1 से रूट 2 प्लस 1 कट जाएगा, तो यहां से x रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी 4, x रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2, ठीक है। रूट 2 का उसमें 4 में भाग करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमसे कह रहा था कर्ण की लंबाई, और कर्ण की लंबाई क्या होती है, x रूट 2, तो x रूट 2 की वैल्यू ही तो 4 आ गई है, तो कर्ण क्या होता है x रूट 2, कर्ण क्या है x रूट 2, तो x रूट 2 की वैल्यू 4 आ चुकी है, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, बेहद आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने जैसे बताया आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप भी प्रैक्टिस करते जाइए और देखते जाइए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। 13 क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर दी गई हैं, तो मतलब 10-10 सेंटीमीटर की दो भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का कोण 45 डिग्री दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है, आपको क्षेत्रफल के 5 फार्मूले बताए हैं मैंने, तो उन्हीं में से अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग उसी में से अप्लाई करते हैं, कैसे देखिए। ये वाला फॉर्मूला मैंने क्षेत्रफल के लिए आपको डायरेक्ट बताया था, हाफ टाइम्स दोनों भुजाओं का गुणनफल, यही तो जैसे कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, और ये भुजा दी गई है 10, समद्विबाहु है, ये भी दी गई है 10, उसके बीच का कोण 45 डिग्री दिया गया है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दोनों भुजाओं का गुणनफल 10 गुणे 10 इंटू साइन 45 साइन 45, यही आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 का आधा 50, 50 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ ये बताया है, साइन की सारी वैल्यू बताई है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सब कुछ बताया था। इसको सॉल्व करते हैं तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 2, ठीक है, अपॉन √2। अब √2 से 2 होता है, √2 इंटू √2 होता है 2, तो एक √2 कट जाएगा, सिंपल सा, इससे इसको काटेंगे तो √2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 25 √2 इसके फाइनल आंसर आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 25 √2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
मैंने क्या किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, हाफ टाइम्स दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन 45। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, किसी त्रिभुज की माध्यिका दी गई है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने आपको त्रिभुज के 5 फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला बताया था लंब गुणे आधार बटे 2, दूसरा बताया था समबाहु, ये समकोण त्रिभुज में लगता था। समबाहु त्रिभुज के लिए बताया था √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तीसरा बताया था रामबाण फार्मूला √s माइनस a माइनस b s माइनस c। ठीक है, हीरोइंस फार्मूला जो हुआ करता था। चौथा फार्मूला आपको अभी जो दिखाया था, दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया जाता था तब अप्लाई करते थे। और पांचवा फार्मूला जब माध्यिकाएं दी जाती है तो त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो दी जाती हैं, माध्यिकाएं जो दी गई हैं, इनको त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो। इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, जो माध्यिकाएं दी गई हैं उनको त्रिभुज की भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं, माध्यिकाएं दी गई हैं 9, 12, 15, इनको किसी त्रिभुज की भुजाएं मान लो। तो 9, 12, 15, तो आप देखोगे 9, 12, 15 ये तीनों भुजाएं हैं। तो आप डायरेक्टली बहुत जल्दी से समकोण त्रिभुज के आपने ट्रिपलेट्स लर्न कर लिए होंगे, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। तो उसमें देखिए जो कर्ण क्या 15 कहां से बनता है, तो आप देखोगे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25। तो स्टार्टिंग में जो 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट था, इसी का 5 का 3 गुना करा जाए तो दिख करके देखिएगा, तो 3 के 9, 12, 15 बन जाते हैं। तो 3, 4, 5 समकोण होता है, तो 9, 12, 15 भी समकोण होगा। और मैंने बोला है ये माध्यिकाएं 9, 12, 15 है, तो इनको किसी त्रिभुज की भुजाएं मानो। तो 9, 12, 15 किसी त्रिभुज की भुजाएं होंगी, तो क्षेत्रफल इसका निकाल लो। ठीक है, माध्यिकाओं को किसी त्रिभुज की भुजा मान के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, और उसका 4/3 गुना करना होता है। तो 4/3 इंटू 9, 12, 15 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का रोल नहीं रहता है। हाफ टाइम्स लंब गुणे आधार करते हैं, तो हाफ टाइम्स लंब गुणे आधार 9 गुणे 12, ये हो जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 9, 12, 15 है। तो माध्यिकाओं को भुजाएं मान के क्षेत्रफल निकाल लिया, तो क्षेत्रफल आएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, 3 दूनी 6 से 12 2 टाइम्स कट गया, तो 9 चौक 36 दूनी 72 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 72 इसका फाइनल आंसर आ रहा है बी पार्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया और कैसे सॉल्व किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार यही क्वेश्चन सेम बिल्कुल पैटर्न पे हर बार पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जितना आसान है उतनी ज्यादा बार ये पूछा गया है। क्या लिखा है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब दिया गया 6 सेंटीमीटर, आधार दिया गया 8। तो आपको पता है जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है आपकी आंखों के सामने ट्रिपलेट्स होने चाहिए। ट्रिपलेट्स 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। तो आप देखिए 3, 4, 5, ठीक है, इसी को आप डबल करके चेक करिए, तो हो जाएगा 3 का 6, 8, 10, ये बनेगा ट्रिपलेट। और दो भुजाएं 6 और 8 दी गई हैं, 6, 8 दी गई हैं, तो तीसरी 10 हो जाएगी, कर्ण 10 हो जाएगी। डायरेक्ट अप्रोच करते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज नहीं बनाते कि 6, 8 और कर्ण निकाले जाए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 36 धन 64, 100 का वर्गमूल 10। डायरेक्ट सोचना स्टार्ट करते हैं, 6, 8 दी गई है, तीसरी 10 होगी। ठीक है, 3, 4, 5 वाली फैमिली का होगा, तो डायरेक्ट ये 10 हो गए। ट्रिपलेट्स पर आपकी मजबूती होनी चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज जहां भी आता है ट्रिपलेट्स पे मजबूती होनी चाहिए, तो ये आप डायरेक्टली सोचना स्टार्ट कर पाएंगे, आपको ये पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया गया है 10√2 सेंटीमीटर। समद्विबाहु समकोण आप बनाना सीख गए होंगे, कैसे बनाते हैं, समकोण भी बनाना है और दो भुजाएं इक्वल भी करनी है। ठीक है, समकोण भी बनाना होता है और दो भुजाएं इक्वल भी करनी है, तो इस तरीके से बनेगा। ये बन गया समकोण त्रिभुज और दो बराबर भुजाएं हैं। तो कह रहा था कर्ण 10√2 है, तो कर्ण 10√2 दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया है यदि भुजाएं x और x दी जाती हैं तो कर्ण क्या होता है, x√2 हो जाया करता था। तो उसी से कंपैरिजन कराइए, x√2, तो जब ये x होती थी तो x√2, तो यहाँ 10√2 दिया गया, तो यानी कि सिंपल सी ये भुजाएं 10-10 होंगी। जब ये भुजाएं बराबर भुजाएं 10-10 होंगी तभी ये कर्ण 10√2 बनेगा। ठीक है, तो कह रहा था उसका लंब और आधार क्या होगा, लंब और आधार क्या होगा, लंब और आधार 10-10 होगा, लंब और आधार 10-10, सी डी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर दिए गए हैं। दो तरीके से आपको ये ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा, जब वहां पे ज्योमेट्री में कराया जाएगा ज्यामिति में। एक होते हैं समरूप त्रिभुज, एक होते हैं, दो तरीके के त्रिभुज होते हैं। समरूप जो मतलब देखने में जिनका रूप बिल्कुल एक जैसा दिख रहा होगा, जैसे ये मैं आपको बना के दिखा देता हूं, समरूप त्रिभुज, और दूसरे होंगे सर्वांगसम। तो समरूप में इस तरीके से होंगे, देखने में मतलब छोटे बड़े होंगे लेकिन रूप एक जैसा होगा। जितने एंगल से ये भुजा झुकी होगी उतने ही एंगल से ये झुका होगा, ठीक है। देखने में रूप एक जैसा होगा लेकिन आकार उनका सेम नहीं होगा, बड़े छोटे होंगे, लेकिन ये होता है समरूप, ठीक है। और दूसरा होता है सर्वांगसम, ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा सब कुछ। सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसम में बिल्कुल हूबहू होते हैं, बिल्कुल हूबहू बराबर, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर भी होते हैं, और जितने एंगल से ये झुकी उतने एंगल से ये, मतलब एक दूसरे को सुपर इंपोज करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे जाए तो ढक लेते हैं। ये होते हैं सर्व अंग समान, सब कुछ समान, एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होते हैं, फोटोकॉपी, ठीक है। समरूप में क्या होता है, सिर्फ रूप देखने में नाक नक्शा एक जैसा होता है लेकिन उनकी आकार एक जैसे नहीं होते। तो हम बात करें, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 में देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, चलते हैं। आपने समरूप में देखा, सीखा क्या होता है समरूप। देखने में बस आकार ये इस तरीके से होते हैं, आकार इनके चेंज हो सकते हैं, और ठीक है, रूप एक जैसा ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ये होगा, जितना ये वाला होगा उतना ये वाला होगा, ठीक है। तीसरा वाला तीसरे वाले के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दिए गए, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही दे दिया गया था कि बस जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो शीर्ष लंब दिए गए तो शीर्ष लंब की यूनिट आप पता कर लो। इसके पहले भुजाओं का अनुपात दिया गया था, क्षेत्रफल का पूछा गया था। तो भुजाओं का अनुपात के लिए हमने क्या किया था, भुजाओं की यूनिट क्या होती थी, मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हुआ करती थी। तो क्षेत्रफल की यूनिट कैसे निकालते थे, वर्ग करना पड़ता था। क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर होती है। तो बिल्कुल यहां भी वैसे ही है सब कुछ। शीर्ष लंब भी तो लंबाई में ही नापे जाएंगे, और वो भी मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में ही तो होंगे। तो हमसे तो यहां पे क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो बस सिंपल सा, इसमें भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 5 और 7 जो शीर्ष लंबों का अनुपात दिया गया था, क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, तो बस वर्ग कर दो। 5 जो ये 5:7 दिए गए थे, इन्हीं का वर्ग कर दो। 5:7 भुजाओं शीर्ष लंब के दे या भुजाओं का दे, कुछ भी दे, माध्यिकाओं का अनुपात दे, बस यूनिट देखते हैं कि इसकी यूनिट होगी किसमें, मीटर में ही होगी, और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, तो बस वर्ग कर दो। 5 25 और 7 49, क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 25:49। ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आई होप आप समझ पाए होंगे। यूनिट देख के हम लोग क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीटीईटी में 2 बार पूछा जा चुका है, एक ही एग्जाम में 4-5 सालों में 2 बार पूछा जा चुका है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले एसएससी में भी पूछा जा चुका था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आते हैं, करते हैं इसको क्वेश्चन को, और बहुत ही इसको ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। इसका बेसिक मेथड नहीं देख रहे हैं हम लोग, शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं, जो 1 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां दी गई हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी भी समबाहु त्रिभुज, हमसे कह रहा है किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित कोई भी बिंदु है, उससे तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां दी गई हैं, ठीक है। ये दी गई हैं, तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां दी गई हैं, क्वेश्चन में दी गई हैं वो √3, 2√3, 5√3। तो √3, 2√3 और ये 5√3, ठीक है। इस तरीके से दी गई हैं ये तीनों लंबाइयां किसी भी बिंदु से अंदर। जरूरी नहीं है मिड पॉइंट कहीं पे बीचों बीच हो, कहीं पे भी ये बिंदु है, उससे तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां दी गई हैं, ठीक है। हमसे फिर कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बस सिंपल सा इतना ही दिया गया हमारे क्वेश्चन में, और परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। आप हमें बस इतना बताओ, लंबिक दूरियां दी गई हैं, और इसके लिए आपको एक लंब के लिए समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई के लिए, लंब के लिए एक फॉर्मूला क्या लिखाया गया है, कौन सा होता है, ये आपने लर्न किया हुआ है, ठीक है।
वो होता है ऊंचाई के लिए फॉर्मूला √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, अब आप ये मुझे जस्ट बताओ, ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा है सिंपल, अभी आप बताओ कितनी तरीके की ऊंचाइयां दी गई है इस क्वेश्चन में। तीन तरीके की, 3 बार ऊंचाई दी गई है। देखिए यहां ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, 3 हाइट दी गई हैं, 3 ऊंचाइयां दी गई हैं। तो यहां पे ऊंचाई की जगह पे तीनों जो क्वेश्चन में मेंशन है लांबिक दूरियां, इन सबको जोड़ के लिख देंगे हम लोग। तो जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़े तो √3 + 2√3 + 5√3, तो √3 कॉमन लेके जोड़ेंगे तो 1 धन 2 धन 5, 5 6 7 1 8, तो 8√3 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, बिल्कुल इसको एज इट इज रख दीजिए, √3/2 इंटू भुजा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आप सॉल्विंग देखिए इसकी। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दूनी 16, भुजा की वैल्यू आ जाएगी 16, भुजा आ जाएगी 16। ठीक है, यहां से आ जाएगी साइड, भुजा आ जाएगी यहां से 16। ठीक है, और 16 भुजा आ जाएगी। तो परिमाप पूछा गया है यहाँ पे, देखिए ये परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, और तीनों बराबर होती हैं, 16 16 16 हो जाएंगी, 16 3 48। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 48 मीटर। देखिए वन लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और कैसे कौन सी ट्रिक मैंने लगाई है आप देख लीजिए। 3 तरीके की ऊंचाइयां दी गई थी, तो संभावित त्रिभुज में ऊंचाई की जो फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, तो ऊंचाई में तीनों ऊंचाइयों को जोड़ के लिख दिया। ठीक है, यहां से भुजा निकाल ली, भुजा निकलते ही परिमाप निकाल लिया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 आती है, बिल्कुल आंख बंद करके हम लोग को पता चल जाता है ये तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, कर्ण का कोई रोल नहीं होता है, लंब गुणे आधार बटे 2 करना होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है ये 3 4 5, मुझे पता चल गया ये तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और मैंने आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में आज ही मैंने आपको कराया भी है कि किसी त्रिभुज की, पहले तो मुझे पता चल गया 3 4 5 से ये राइट एंगल ही ट्रायंगल बन रहा है, ये तो मुझे पता चल गया। अब इनके मिड पॉइंट को कह रहा है मिला दो, तो मिड पॉइंट को मिला दें, तो ऐसे मिला दिया मैंने। ठीक है, इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, तो मैंने आपको बताया कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण, समबाहु हो, विषमबाहु, अधिक कोण, न्यून कोण, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 त्रिभुज बनने लगते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज बन रहा है, और चारों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिलाने से बन रहा है ना, तो ये चारों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही होती है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर उसकी आधी होती है, वहां से ही प्रॉपर्टी लग रही होती है। ये समानांतर चतुर्भुज बनता है, तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट रहा होता है, उस प्रॉपर्टी से इसका क्षेत्रफल बराबर है। ऐसे ही ये भी समानांतर चतुर्भुज बनता है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, चारों के क्षेत्रफल बराबर हो जाते हैं ये। ठीक है, तो हमसे कह रहा था, तो चारों क्षेत्रफल बराबर है, तो मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सा इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, इस वाले का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जो ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इस त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सिंपल सा चारों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। और ये एक है ना, तो और जितना इसका क्षेत्रफल है x, इतना इसका भी x होगा, x, तो चारों का क्षेत्रफल मिलाएंगे तो 4x, और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा देखिए, सबसे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, और ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ टाइम्स लंब गुणे आधार। कर्ण का रोल नहीं होगा, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का कोई रोल नहीं होगा क्षेत्रफल में। सबसे बड़ी भुजा 3 4 5 में 5 का कोई रोल नहीं होगा, 3 गुणे 4 कर देंगे। ठीक है, लंब गुणे आधार, हाफ टाइम्स लंब गुणे आधार, यही तो क्षेत्रफल होगा बड़े त्रिभुज का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिएगा, तो यहां से आ जाएगा 2 से इसको काट दें, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 6 आ जाएगा क्षेत्रफल, 6 पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, 6 आ रहा है, तो ये इसका एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि x मान लो, इसका एक क्षेत्रफल x मान लो, तो इसका भी x, इसका भी x, तो 4 टाइम्स x इक्वल टू 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/4, यानी कि 3/2। ठीक है, तो एक छोटे त्रिभुज का, जो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा था, उसका क्षेत्रफल क्या है मैंने निकाल लिया है, 3/2 आ रहा है। सी पार्ट इसका फाइनल आंसर आ रहा है। आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को पहले बोला था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
ये लिखा हुआ है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा हमसे कह रहा हूं। समकोण त्रिभुज दिया गया है। समकोण त्रिभुज जैसे ही देता है हमें ट्रिपलेट्स हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। ठीक है, तो कह रहा था परिमाप दिया गया है 30 और क्षेत्रफल भी दिया गया है 30। यहां पे हिंट दी गई है सबसे बड़ी भुजा 13, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण 3 13 किसमें होती है? 3 4 5 5 12 13 यहीं पे होती है 5 12 13। ठीक है, तो यही समकोण त्रिभुज में केवल कर्ण 13 होता है और कहीं होता ही नहीं है। तो परिमाप देख लो क्या 30 बन रहा है? 12 13 25 5 30, तो ठीक है परिमाप 30 बन रहा है। क्षेत्रफल देखो इसका, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हाफ टाइम्स लंब गुणे आधार। कर्ण का रोल नहीं होता है बड़ी भुजा का सबसे, तो हाफ टाइम्स 5 गुणे 12, इसको आप करना तो 6 5 30 30 आ रहा है, क्षेत्रफल भी 30 आ रहा है। बिल्कुल वही यही समकोण त्रिभुज दिया गया है 5 12 13 वाला। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा 13 भी है, परिमाप 30 भी आ रहा है, क्षेत्रफल भी 30 आ रहा है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग भी 30 आ रहा है। क्षेत्रफल भी मैंने निकाल लिया, हाफ टाइम्स लंब गुणे आधार, वो भी 30 आ रहा है। तो हमसे कह रहा था उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई तो 5 हो जाएगी। 5 12 13 वाला समकोण त्रिभुज होगा, 5 हो जाएगी। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5। आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसका आंसर 5 कैसे आया है। ठीक है, 5 12 13 वाला समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात दिया गया है। वेरी इजी क्वेश्चन है और इसके पहले हम लोग ने स्टार्टिंग यहीं से क्वेश्चन नंबर 7 से की थी। ऐसे ही सिमिलर बिल्कुल क्वेश्चन है, तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, वहां पे मैंने डीपली किया था, मैं थोड़ा फास्ट करके इसको दिखाऊंगा। हमसे कह रहा था होता क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात लिखते हैं ऐसे। ठीक है, हाफ टाइम्स लंब मतलब हाइट h1 इंटू b1 और हाफ टाइम्स h2 इंटू b2। ठीक है, मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। अब हमसे कह रहा था आधारों के अनुपात दिए गए थे। आधार मतलब b1 अपॉन b2 दिया गया है आपको, कितना? x अनुपात y। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा सिंपल सा। और क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है a अनुपात b, तो इसके प्लेस पे रख देंगे a अनुपात b, यहां पे रख देंगे a बटे b जो दिया गया है क्षेत्रफलों का अनुपात। हाफ से हाफ कट गया है। ऊंचाई का हमसे पूछ रहा था, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा था, और b1 अपॉन b2 मतलब आधारों का अनुपात दिया गया है x अनुपात y, तो x बटे y रख दीजिए। यहां से h1 अपॉन h2 निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वाला जो y है सिंपल से आप देख पा रहे होंगे, ये वाला y जाएगा इधर और ये वाला x आएगा इधर, तो h1 अपॉन h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? h1 अपॉन h2 की वैल्यू आ जाएगी सिंपल सी ay। ठीक है, ay अपॉन x इधर आ जाएगा तो bx, ay अपॉन bx इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ay अपॉन bx। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा ay अपॉन bx, अनुपात मतलब बटे। ठीक है, आई होप आप समझ पाए सी पार्ट इसका कैसे आंसर हुआ, कैसे हम लोग ने सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या लिखा हुआ है? किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त तथा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या है, किसी भी समबाहु त्रिभुज है पहली बात तो ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है और उसमें अंदर एक वृत्त खींचा गया है और एक बाहर एक वृत्त है, अंतःवृत्त और परिवृत्त, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा था अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दिया गया है 44। ठीक है, तो पहले बताओ मुझे अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको पता है, फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया होगा अब तक। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए होता है, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूले होते हैं। तो क्षेत्रफल मैं निकालूं तो पाई आर स्क्वायर, परिवृत्त का क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूं, मैं यही तो कर रहा हूं, यही तो क्वेश्चन में दिया गया है। परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, और इसकी वैल्यू दी गई है 44। ठीक है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई वैल्यू रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब आर क्या होगा? भुजा अपॉन रूट 3 वैल्यू लगा देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर रखना है तो आर होती है भुजा अपॉन रूट 3, ये फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त की परिवृत्त की त्रिज्या के लिए। तो पाई आर स्क्वायर ये कर दिया। ऐसे ही अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? पाई आर होती है भुजा अपॉन 2 रूट 3,
या आपने स्क्रीनशॉट भी लिया है, वहीं से मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, और इसका वर्ग बराबर 44। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं कर रहा हूं, आप देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो पाई होता है 22/7, पाई कॉमन आ रहा है, तो मैंने पाई कॉमन ले लिया और डायरेक्ट वैल्यू रखी पाई की 22/7। तो पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रख ली, कॉमन भी ले ली। भुजा स्क्वायर दोनों में है, तो भुजा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। ठीक है, और √3 भी है नीचे, तो ये भी कॉमन आ गया। तो भुजा का स्क्वायर अपॉन √3, तो √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, ये भी कॉमन आ रहा था ना, √3 है। अब इसको अंदर क्या बचेगा, तो यहां से तो कुछ नहीं बच रहा, भुजा अपॉन √3 का वर्ग कॉमन ले लिया, तो भुजा का स्क्वायर अपॉन √3 का वर्ग 3 हो गया। तो यहां बचा 1 - 1 अपॉन इस 2 का वर्ग 4, इतना ही बचेगा, देख लीजिए आप, बराबर 44। अब इसको सॉल्व करें तो 22 से 44 2 बार कट जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, तो 22 से 44 2 टाइम्स कट गया, यहां से 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, तो यहां से भुजा की वैल्यू मैं निकालता हूं, तो भुजा का स्क्वायर बराबर, भुजा का स्क्वायर अपॉन ये 1/7 पहले बचा हुआ है, यहां से बचा है 3। ठीक है, यहां पे हो गया 3/4 और बराबर 2, ये आया था। इसको सॉल्व करें, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 7 चौक को 28, 28 दूना 56, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा 56। भुजा का स्क्वायर, यहां से भुजा, हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और यही तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के। तो √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यहां से भुजा का स्क्वायर आ रहा है 7 चौक 28 दूना 56, डायरेक्ट 56 रख दीजिए भुजा का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 × 4 4 चौक 14 √3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 14 √3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए मैंने क्या किया है, कैसे किया है, कितने स्पेस में मैं कर रहा हूं। आपको भी एग्जाम में इतने ही स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इतना ही आपको जगह मिलती है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा है कैसे मैंने क्या किया, बस आपको परिवर्ती की त्रिज्या अंतर्वर्ती त्रिज्या के लिए, संभावित त्रिज्या, परिवर्ती की त्रिज्या अंतर्वर्ती की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो रामबाण भी फॉर्मूले थे हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूले मैंने आपको लर्न कराए हैं कि परिवर्ती की त्रिज्या के लिए होता है भुजा अपॉन √3, अंतर्वर्ती की त्रिज्या के लिए होता है भुजा अपॉन 2√3। तो वही, और क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसका फाइनल आंसर आ गया था 14 √3। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बेहद आसान है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ते ही इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए यहां दी गई आकृति में बिंदु D और E ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, बिंदु D और E त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मिड पॉइंट है, D और E अंदर हो गया है, फिलहाल ये E पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको मेंशन कर देता हूं, ये है D मिड पॉइंट, ये है E। ठीक है, फिर लिखा हुआ है AB और AC की मिड पॉइंट है, त्रिभुज के छायांकित भाग ये वाला छायांकित भाग है, इसका हमसे कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने % होगा, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो बेहद आसान है, मैंने आपको बताया था कि आपको ये मैंने आपको बताया है, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आपको एक प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है और आपने स्क्रीनशॉट भी लिया, वही प्रॉपर्टी है, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो 4 त्रिभुज बनते हैं, चारों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहां पे आप यदि इसका क्षेत्रफल 1 मान लें, इसका क्षेत्रफल 1, तो इसका भी 1 होगा, इसका चारों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं एक्चुअली, तो इसका भी हो जाएगा 1, तो सबके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, हमसे देखिए कौन, ये जो डिजाइन बनी है ये मिड पॉइंट है, और ये वाला पार्ट का हमसे पूछ रहा है, आप देखिए इसका पूरे का हमसे पूछ रहा है इसका, तो आप देखिए ये कितना, 1 धन 1 धन 1 3 त्रिभुज इसमें आ जाएंगे यार, इसको मिड पॉइंट यहां के भी मिला देंगे, तो ऐसे करेंगे आप देखिए, तो इसमें 3 त्रिभुज नहीं आ रहे हैं, इसमें 3 त्रिभुज आ रहे हैं, कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, 3 त्रिभुज आ रहे हैं और तीनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, एक चौथा ये बच रहा है, तो हम लोग बोलेंगे, हमसे कह रहा था, तो इस वाले में कितने सबका, ये 3 त्रिभुज आ रहे हैं और तीनों के क्षेत्रफल बराबर है, 1 1 1 मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, 3
3 क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3, कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो कुल क्षेत्रफल का जिससे कहता है उसको नीचे रखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 3 आ गया, 1 1 1, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 त्रिभुज है, 1 1 1, सबके क्षेत्रफल बराबर थे, परसेंटेज में हमें चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 75% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, आज बस अभी इतना ही रखना है, ट्रायंगल में इतना ही क्वेश्चन रखना है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर से जरूर लाइक करें, और पूरा वीडियो देखने के बाद जैसा कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट आपके मन में आ रहे हो जरूर से जरूर कमेंट करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो आपके कैटेगरी के फ्रेंड्स हैं, जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।